जय हिंद बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने जो है इलास्टिसिटी के 2 लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, लगभग जो है हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा दिया है लाइव क्लास के माध्यम से, और आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में भी आ गया है। अब हम लोग जो है अपने टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो टेस्ट में अब जो है हम लोग देखने चल रहे हैं इलास्टिसिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब जो ज़्यादा इलास्टिक है उसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन बच्चों स्टील है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रबर दिया गया है, तीसरा है लकड़ी वुड है, और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक है। तो स्टील जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, आप लोगों को मालूम है। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी, स्टील की होगी। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा, इसलिए इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन ये सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हुक के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यदि प्रतिबल बढ़ता है, अगर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो प्रतिबल व विकृति का अनुपात। तो प्यारे विद्यार्थियों, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज स्मॉल स्ट्रेन। मतलब लघु विकृति के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। अब यहां से हम लोगों ने देखा था E बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी प्रतिबल अपान विकृति। प्रतिबल अपान विकृति। तो जब बच्चों स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। प्रतिबल बढ़ाने से विकृति बढ़ेगी, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, जिसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पूछा क्या गया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, पहला ऑप्शन इंक्रीज होता है, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज होता है, तीसरा रिमेन्स अनचेंज, चौथा ऑप्शन बिकम्स 0, शून्य हो जाता है। तो क्या होगा, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन कांस्टेंट रहता है। ये ऑप्शन जो है, अगर इसको ए ऑप्शन माने, इसको बी माने, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। किसी तार का भंजक प्रतिबल निर्भर करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। ब्रेकिंग, नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर, स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किसी भी तार का भंजक प्रतिबल। अब भंजक प्रतिबल है क्या, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई वायर है, जब इस वायर पर हम लोग प्रतिबल के मान को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, इसकी लंबाई बढ़ती है और डायामीटर इसका क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब वायर की मोटाई कम होती जाती है और लंबाई क्या होती, बढ़ती जाती है। एक ऐसा स्ट्रेस आता है जब बेटा क्या होता है, ये वायर टूट जाता है, तो वह प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल, जिस प्रतिबल के मान पर वायर में ब्रेक हो जाता है, या जिस प्रतिबल के जस्ट बाद, जिस स्ट्रेस के तुरंत बाद अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं उसमें ब्रेकिंग आ जाती है, ऐसे स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, भंजक प्रतिबल। मतलब जिस प्रतिबल को लगाने से तार टूट जाता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, नोट कर लीजिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, भंजक प्रतिबल का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से ये जो बल होता है इसको भंजक बल कहते हैं, इसको ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, F बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल इंटू एरिया। तो भंजक बल F, भंजक बल का मतलब वह बल जिससे तार टूट जाता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा भंजक प्रतिबल इनटू एरिया। ठीक है, तो जो ब्रेकिंग फोर्स होता है
वो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ब्रेकिंग फोर्स, भंजक बल तार के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जो भंजक प्रतिबल है, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि भंजक प्रतिबल, जो भंजक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और जो ब्रेकिंग फोर्स होता है, जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिएगा। जो भंजक बल है तार की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट कॉपी में नोट कर लेंगे, जो थ्योरी हमने पढ़ाया था उसी में ये जोड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए किसी तार का भंजक प्रतिबल डिपेंड करता है, तो हम पहला ऑप्शन है लेंथ पर नहीं, रेडियस पर, त्रिज्या पर नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल पर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर का परिच्छेद क्षेत्रफल की आकृति पर, शेप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। खिंची हुई रबर में, मतलब स्ट्रेच रबर में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पहला ऑप्शन दिया गया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, तीसरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो बच्चों क्या होता है, जब रबर को हम लोग खींचते हैं तो हम लोगों को वर्क करना पड़ता है, जो वर्क करते हैं उसमें एनर्जी के रूप में, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पहले की तुलना में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय प्रतिबल का संबंध निम्न में से किससे है। मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन लेंथ से, दूसरा ऑप्शन है एरिया से, तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम से, चौथा है शेप से। तो आपको मालूम है कि जो है जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है ये क्या होता है, जब ये कोई बॉडी होती है, इसका ये निचला सतह फिक्स हो और यहाँ पर जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं बच्चों तो ये शेप इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो जब शेप चेंज हो जाती है तो किससे रिलेटेड है, शेप से। ये आपका आकृति सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, एयरफोर्स में आ चुका है सवाल। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान क्या होता है। परफेक्टली रिजिड बॉडी कह दिया जाए, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कह दिया जाए, उसके लिए बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद किसी द्रव की दृढ़ता गुणांक, देखो द्रव और गैसों की रिजिडिटी नहीं होती है, रिजिडिटी किसमें होती है, ठोसों में। तो किसी द्रव के दृढ़ता गुणांक का मान कितना होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होती है, 0 होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी, 0, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखो हमने कल बताया था आप लोगों को जो है लाइव क्लास में कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, क्या बताया था हमने कि जब कोई इलास्टिक वस्तु होती है उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्म हो जाती है और डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। तो जितना देरी लगता है, जितना टाइम लगता है वापस आने में, उसे कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। तो हमने कल नोट भी कराया था। वैसे क्वार्ट्ज को, फास्फोर, ब्रॉन्ज को परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं। इसका मतलब ये आसानी से खिंचते ही नहीं होंगे, और जब खिंचते ही नहीं होंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हटाओगे तो जैसे पहले थे वैसे अभी भी तुरंत दिखेंगे। तो बहुत कम समय लगता है इनको वापस आने में। इसका मतलब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नेग्लेजिबल किस में होगा, क्वार्ट्ज में। पहला ऑप्शन है बच्चों कॉपर, दूसरा है आपका सिल्वर, चांदी, तीसरा है आपका रबर, चौथा है आपका क्वार्ट्ज। तो नेग्लेजिबल किस में होता है, क्वार्ट्ज में, ठीक है, लास्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी आदर्श गैस की दी गई मात्रा का दाब P है। कोई आइडियल गैस है, उसके गिवन अमाउंट का प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। इसका समतापीय आयतन प्रत्यास्था गुणांक कल ही नोट कराया था आप लोगों को कि जो गैसें होती हैं उनके लिए बल्क मॉडुलस का उपयोग किया जाता है। और गैसों की जो बल्क मॉडुलस होती, दो तरीके की होती हैं। एक आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ई थीटा,
जो कि गैस के दाब P के बराबर होता है। एक एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है E5 बराबर गामा इंटू P होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा, P के इक्वल होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, उपरोक्त प्रश्न में गैस का एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना है, स्थिरोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बताना है, तो E5 बताना है। बच्चों E5 बराबर क्या होता है, गामा इंटू P होता है। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, गामा इंटू P। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, बीमीय सूत्र ml-1t-2 द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती है। कल हमने बताया था ml-1t-2 जो है प्रेशर का होता है, दाब का होता है, प्रतिबल स्ट्रेस का होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी होता है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व का भी होता है, ठीक है, सभी का होता है, प्रेशर का भी होता है, बट स्ट्रेन की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। पूछा गया है कि ये डायमेंशनल फार्मूला किसका नहीं है, तो यही स्ट्रेन का नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशनल फार्मूला बीमीय सूत्र बताना है, ml-1t-2 होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी राशि उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है, ठीक है। देखिएगा ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा यहां पर 4 भौतिक राशियों के मात्रक दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट, किसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पहला देखिएगा प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। दाब प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ये लास्ट ऑप्शन देखो, मोमेंटम न्यूटन सेकेंड होता है या इसकी यूनिट होती किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ। लेकिन बच्चों जो एनर्जी की यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये एनर्जी की यूनिट सही नहीं लिखी है, यही करेक्ट मात्रक के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग, यहां पर दिया गया सवाल में एस को बताया जा रहा है स्ट्रेस है, वायु को बताया जा रहा है, मतलब जहां पर हम लोगों ने सिग्मा पढ़ा वहां पर एस दिया गया है, यंग मॉडुलस का मान वाई दिया गया है। तो किसी तार के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बताना है, यानी एनर्जी डेंसिटी बताना है। तो कल हमने फॉर्मूला 3 रूप में बताया था आप लोगों को, स्मॉल यू का एनर्जी डेंसिटी का 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति होता है। दूसरा स्वरूप बच्चों बताया था हमने, क्या बताया था, u बराबर होता 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर यानी विकृति का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, विकृति का स्क्वायर। तीसरा स्वरूप हमने आपको बताया था एनर्जी डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर स्ट्रेस का स्क्वायर अपान यंग मॉडुलस वाई होता है। स्ट्रेस की जगह बच्चों यहां पर एस दिया गया है, एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर अपान 2 यंग मॉडुलस वाई, एस स्क्वायर अपान 2 आई, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक धातु के तार की लंबाई L, एक मेटेलिक वायर है, उसकी ओरिजिनल लेंथ दी गई है कैपिटल L, यंग मॉडुलस वाई दिया गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई दिया गया है, स्मॉल l लंबाई में वृद्धि है, तुरंत विकृति निकाल लो, स्ट्रेन कितनी होगी, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल l, ओरिजिनल लेंथ कितना है कैपिटल L, स्मॉल l अपान कैपिटल L, ठीक है, स्मॉल l अपान कैपिटल L है। पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड बताना है, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हमको फाइंड आउट करना है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है 1/2, स्मॉल u बराबर होता है 1/2 क्या होता है y इंटू विकृति का स्क्वायर, और स्ट्रेन अभी हमने निकाला स्मॉल l अपान कैपिटल L का होल स्क्वायर, क्या होगा 1/2 y इंटू एल स्क्वायर अपान कैपिटल L स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2 y स्ट्रेन का स्क्वायर स्मॉल l अपान कैपिटल L का होल स्क्वायर स्मॉल l स्क्वायर अपान कैपिटल L स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी खींचे हुए तार की प्रति एकांक लंबाई में संचित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर इज गिवन बाई, तो बच्चों हमने आपको बताया था क्या होता है 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति
1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। 1/2 वाई, अगला फॉर्मेट क्या बताया था, 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर विकृति का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन सही है। और तीसरा स्वरूप क्या बताया था, 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर अपान वाई होता है, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो बच्चों 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर 10⁻⁻6 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है। लंबाई में इतने % की वृद्धि दी गई है। इसका मतलब है डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, लंबाई में परसेंटेज जो इंक्रीमेंट होता है वो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, ये दिया गया बच्चों 0.1। तो इस तरीके से डेल्टा एल अपान एल आप देख पा रहे होंगे 0.1 अपान 100 हो जाएगा बच्चों। पॉइंट से यहाँ कैंसिल करो तो 0 आएगा, तो ये आपका नीचे आएगा 10⁻3, ऊपर जाएगा 10⁻³ तो डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू कितनी आई, 10⁻³ याद रखिएगा इसको कहते हैं स्ट्रेन, इसको कहते हैं विकृति, ठीक है। अब यहां पर 1000 न्यूटन का तनाव, यहां पर बल दिया गया है फोर्स, तनाव का मतलब फोर्स होता है, फोर्स दिया गया है, इसको एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स अपान एरिया कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है 10⁻3, 1000 का मतलब 10⁻3, एरिया कितना 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻6 और 3 कितना होगा 9। तो इसका मतलब फोर्स अपान एरिया प्रतिबल होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू निकल गया, स्ट्रेस आप पता कर लिए कितना 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल आ गया 10⁹, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। विकृति अभी हमने निकाला था 10 की पावर कितना आया था, 10 की पावर विकृति देखिए डेल्टा एल, फिर से लिख दे रहे हैं डेल्टा एल अपान एल इज इक्वल टू क्या आया था 10⁻⁻3, ठीक है। विकृति आया 10⁻⁻3, प्रतिबल का मान कितना आया, प्रतिबल हमने निकाला 10⁹, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, यंग मॉडुलस बताना है, यंग मॉडुलस वाई बराबर होता है स्ट्रेस प्रतिबल बटे विकृति होता है, नोट करते रहना सारे स्टेप, प्रतिबल बटे विकृति स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ठीक है। प्रतिबल कितना निकाला था 10⁹, ठीक है, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 9 और 3 कितना होगा 12, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप लोग, किसी खींचे हुए तार की प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर हमको बताना है। तो सीधे सीधे हमने कई बार इसी क्वेश्चन को बताया है, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति होता है, या 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर होता है, या 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपान वाई होता है। इस तरीके से लास्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा 19 नंबर सवाल, कौन सा इफेक्ट प्रत्यास्था को प्रभावित करता है। मतलब यहां पर 4 ऑप्शन में दिया गया है कि किसका इलास्टिसिटी पर प्रभाव पड़ता है। पहला पीटने से मतलब हैमरिंग करने से, और इसी के साथ दूसरा प्रोसेस दिया गया अनिलन, अनिलन मतलब एनीलिंग, कल बताया था हैमरिंग करने से इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन अनिलीकरण करने से गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करने से इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, तो इलास्टिसिटी प्रत्यास्था प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब यह है पीटने और अनिलन से, हैमरिंग और एनीलिंग से इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है। तो ये तो पहला तो सही है, ताप में परिवर्तन से ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रत्यास्था घट जाती है। और इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है हमने बताया था, इम्प्योरिटी मिलाने से इलास्टिसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। सारे पॉइंट फिर से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और लिखा है ये सभी, तो इसका मतलब सभी से चेंज होगा, इलास्टिसिटी सभी से प्रभावित होगी, तो लास्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों एक तार पर जिसका ऊपर का सिरा स्थिर है, ठीक है, एक वायर है जिसका ऊपरी सिरा यहाँ रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर स्थिर है, देखिए यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। एफ बल लगा करके खींचा जाता है। अगर एफ बल लगा करके खींचा जाता है, सवाल में दिया गया है इसकी लंबाई में स्मॉल एल की इंक्रीमेंट हो जाती है, तो तार को खींचने में क्या काम करना पड़ेगा। W बराबर हमने कल बताया था 1/2 एफ इंटू एल। अगर कोई बेट यहाँ लटकाया जाता तो एफ की जगह mg लिख देते, तो 1/2 mg इंटू एल हो जाता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन एफ इंटू एल है।
ज़्यादातर बच्चे यही टिक कर देते, गलत हो जाता है। वर्क उनके दिमाग में चल रहा होता, बल्कि उन्हें दूरी, जबकि ये गलत हो जाता है। ये ऑप्शन सी देखिएगा, 1/2 FL लिखा हुआ है, यही ऑप्शन सही है। इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को जो है ये टेस्ट करा दिया आप लोगों को इलास्टिसिटी का। अभी और भी टेस्ट आपको इलास्टिसिटी के मिलेंगे। सबसे पहले जो बच्चे जो है अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछली जो 2 लाइव क्लास हुई थी इलास्टिसिटी की वो नहीं देखे हैं, तो उसको जा करके जरूर वॉच करें और इसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो शायद जो है उनसे क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। वीडियो को जो है देखने के पहले, ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करें तुरंत इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद।